बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 2 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं अभी? द ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। The Bronsted-Lowry theory of acids and bases। अब यहाँ पर जो इनके नाम का तलफ़ुज़ है भाई वही ले रहे हैं। अगर कोई गलत हो जाए तलफ़ुज़ तो अब क्या कर सकते हैं। ये तो दो साहब हयात भी नहीं होंगे, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं डेफिनेटली। ये थ्योरी जो है एसिड और बेस की इन्होंने दी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड पहले आप समझ लीजिए कि इसमें चक्कर था क्या। इससे पहले एक थ्योरी आ चुकी है, जो क्योंकि फर्स्ट ईयर का लेवल है इसलिए उस थ्योरी का यहाँ जिक्र नहीं किया गया। वो आरहेनियस थ्योरी है। सबसे पहली थ्योरी जो है आरहेनियस आई थी, लेकिन कुछ मामलात को वो थ्योरी कवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये वाली थ्योरी फिर आई, ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी। लेकिन आगे चल के कुछ मामलात ऐसे थे जो कि ये थ्योरी भी कवर नहीं कर पा रही थी। फिर एक और थ्योरी आई, लिविस एसिड एंड बेस थ्योरी। ये 3 थ्योरियाँ हैं और उसके बाद भी एसिड और बेस सॉल्ट्स को लेके और थ्योरीज आती रहीं। इब्तिदा मतलब ये है, समझ में आ रही है बात आपको? पहली आरहेनियस थ्योरी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बाद ये ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी, और उसके बाद जो है लिविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है, तब कंप्लीट पिक्चर आपके जहन में आ जाएगी। आरहेनियस थ्योरी एसिड्स के बारे में ये बात करते हैं कि वो केमिकल, वो चीज़ें जिनको पानी में जब आप डालें वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, वो जो है वो एसिड्स कहलाती हैं। ये बात बोली आरहेनियस ने, ठीक है। और वो चीज़ें जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें, OH आयन पानी में प्रोड्यूस करें, वो चीज़ें बेस कहलाती हैं। ये बात आरहेनियस ने बोली, ठीक। अब यहाँ पर आगे प्रॉब्लम क्या आई? मैंने कहा ना, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, डेफिशिएंसी है, कोई चीज़ कवर नहीं हो पा रही, तो अगली थ्योरी फिर आती है, वो उसको एक्सप्लेन करती है कि भाई ये वजह है। अगर अब इसको हम इस तरह से बोलें, मतलब थ्योरी की बात हो गई ना, अगर हम इस तरह से बोलें तो फिर ये वाली चीज़ें भी खुद ब खुद उनमें आ जाती हैं कि एसिड्स को आप ये बोलें कि एसिड्स ये हैं, बेसिस ये हैं, तो आपकी बात भी पूरी हो जाएगी, और ये जो चीज़ इस डेफिनेशन में पूरी नहीं उतर रही, इसमें भी पूरी हो जाएगी। किस जगह पर मसला आया? इस जगह पर मसला आया। ये था अमोनिया, ये बेस है। अब आरहेनियस क्या कह रहा है? ऐसी चीज़ें जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें पानी के अंदर, वो चीज़ें बेस कहलाती हैं, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें वो चीज़ें एसिड्स कहलाती हैं। आरहेनियस का ये कहना था। अब इसको किस कैटेगरी में लेके आएँ, किस खाने में लेके आएँ भाई इसको? ये बेस है, लेकिन ये तो पानी में डालने के बाद OH आयन प्रोड्यूस नहीं कर रही, प्रॉब्लम आ गई। तो फिर यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है ये थ्योरी आई, और इन्होंने जो बात बोली, जो डेफिनेशन एसिड और बेसिस की दी, उसके अंदर आरहेनियस साहब की भी बात आ गई, और ये वाला मसला भी हल हो गया। क्लियर पिक्चर समझ में आ गई? ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? आरहेनियस की बात तो आपने सुन ली। पहले ये बता दूं कि ये एक अलग शख्सियत हैं, ये एक अलग शख्सियत हैं। इत्तेफाक से दोनों का नाम जो है वो जे से ही आता है। 1923 में जो है वो एक जो है वो कहलाते हैं J.N. ब्रोंस्टेड। ये डेनमार्क के थे, J.N. ब्रोंस्टेड। ये कौन से थे? ये डेनिश केमिस्ट थे। डेनिश केमिस्ट मतलब ये कि ये डेनमार्क के थे। नोट्स बनाते रहिए इसके साथ साथ, ठीक है। दूसरे जो थे हमारे पास वो थे J.M. लोवरी। J.M. लोवरी
इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? ये इंग्लिश केमिस्ट थे, इनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से था, ये इंग्लिश केमिस्ट थे। क्योंकि दोनों मुख्तलिफ़ जगहों के रहने वाले केमिस्ट जो हैं, इन्होंने थ्योरी एक ही दी थी, इसलिए कलेक्टिवली इस थ्योरी को इन दोनों के नाम पे यकजा करके, कंबाइन करके ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहा गया। ये डेनमार्क वाले जो भाई साहब थे जे.एन. ब्रोंस्टेड, इन्होंने भी यही बात बोली थी, और जो इंग्लैंड वाले थे जे.एम. लोवरी, इन्होंने भी यही बात बोली थी। तो ये थ्योरी जो है इन दोनों के नाम कलेक्ट करके ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कर दी गई। ठीक है भाई, अब ये थ्योरी बोल क्या रही है ये भी देख लें, जिसमें क्या ये अमोनिया का मसला हल हो रहा है। ठीक है, ये बोलते हैं कि एसिड ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो प्रोटॉन डोनेट करे, जो प्रोटॉन डोनेट करे या प्रोटॉन देने वाला हो। अब ये प्रोटॉन जो है ना, बेसिकली ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन आयन। कैसे है हाइड्रोजन आयन एक प्रोटॉन? ये बनता किससे है? इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन आयन को पहले आप देख लें। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का आयन है। इस हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। ये हाइड्रोनियम का, ये हाइड्रोजन आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, प्रोटॉन इसके पास एक है और न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो इस हाइड्रोजन आयन को अब क्या नाम देंगे? सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन, कि हाइड्रोजन आयन बेसिकली एक सिंगल प्रोटॉन है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो डोनेट कर रहे हैं वो एसिड्स हैं, यानी कि जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं वो एसिड्स हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की तरफ। बेस की भी डेफिनेशन, बेस क्या कहते हैं? बेस किसको कह रहे हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर वो बेस कहलाएगा। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। बेस क्या है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको जो है वो बेस कहेंगे। अब इसका प्रॉब्लम था ना, आरहेनियस ये बेस है, लेकिन आरहेनियस जो है वो अपनी डेफिनेशन में, अपनी थ्योरी में, अब इसको बेस कैसे बोलें? क्योंकि ये तो OH आयन प्रोड्यूस करता ही नहीं है, लेकिन ये बेस है, इसके पास सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर बेस की जो डेफिनेशन है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये कैसे होगा? पानी के अंदर जब आप इस अमोनिया को डालेंगे, पानी याद रहे कि पानी ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इससे बनते हैं नेचुरली। जो प्योरेस्ट वाटर भी होगा ना, उसमें भी बहुत एक थोड़ी मिकदार जो है वो पानी के मॉलिक्यूल की, ये पानी के मॉलिक्यूल प्योरेस्ट वाटर के अंदर भी, आप ये कह सकते हैं कि अगर इस एक गिलास पानी के अंदर जो है वो 100 H2O के मॉलिक्यूल हैं, तो इन 100 में से एक H2O का मॉलिक्यूल वो H2O के मॉलिक्यूल की हैसियत बरकरार अपनी नहीं रख पाएगा, बल्कि ये एक H2O का मॉलिक्यूल टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जब अमोनिया आप पानी के अंदर डालेंगे तो पानी में ऑलरेडी ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे, बहुत कलील मिकदार में, लेकिन मौजूद होंगे। अब क्या होगा? अब इसको ज़रा समझ लें आप। वाटर ने ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है, वाटर से ये हाइड्रोजन आयन निकला है, तो इसलिए ये जो है वो, और हाइड्रोजन आयन क्या है? सिर्फ प्रोटॉन, एक सिंगल प्रोटॉन मैं अभी साबित कर चुका हूँ। अब ये सिंगल प्रोटॉन जो है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सीधा इस अमोनिया में, इस नाइट्रोजन के पास। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है इसके पास? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन जाके उसके लोन पेयर ऑफ, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन जो कि एक प्रोटॉन है, ये यहाँ पर आके नाइट्रोजन का भी मैं स्ट्रक्चर बना दूँ।
ये देख लें आप, नाइट्रोजन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऑक्टेट रूल के मुताबिक चलें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद ये पोजीशन होगी इसकी 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन के इस वैलेंस शेल में। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट रूल के मुताबिक। अगर ये मैं ड्राइंग करता हूँ, बीच में तो इसकी ये न्यूक्लियस आ जाता है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा खैर मैं न्यूक्लियस की, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं नाइट्रोजन के, ये न्यूक्लियस आ गया। तो ये फर्स्ट शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये सेकंड शेल हो गया जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से ये जो है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो वाटर से हाइड्रोजन आयन निकला है इसके पास आया है, ये जाके इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 3 जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, देखें 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ लगा हुआ ऐसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ, एक यहाँ लगा हुआ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, एक यहाँ लगा हुआ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ। अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये बीच में क्या है NHHH, और ये बन जाएगा NH4+। इसको कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, अमोनियम आयन। इसको अमोनियम आयन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अमोनिया से बना है, NH3 अमोनिया से ये बना है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी में बेस की क्या डेफिनेशन है, वो केमिकल बेस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो। तो अमोनिया ने इस प्रोटॉन को, यानी कि हाइड्रोजन आयन को जो कि इस वाटर से अलग हुआ है, इसको एक्सेप्ट किया है। अपना जो एक लॉन पेयर था वो दे के, ठीक है, नाइट्रोजन ने बोला आ जाओ भाई तुम, हाइड्रोजन आयन को बोला आ जाओ और आके मिल जाओ। अब जब ये मिल गया तो इस मुनासिबत से हम इसको अमोनिया को क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, इसलिए अब ये क्या कहलाया, बेस कहलाया। ये ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी का जो बुनियादी मसला था आर्हेनियस के साथ जो टाकरा था, वो ये इस तरह से हल हुआ। ठीक है भाई, आगे मज़ीद कोई मसले होंगे उनको भी देखेंगे। बहरहाल अब अमोनिया नहीं रहा बेचारा, अब वो क्या बन गया, वो बन गया ये अमोनियम आयन। बहरहाल वो जो कुछ भी बन गया, लेकिन अमोनिया जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस तो कहलाया, क्योंकि बेस की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो अब बातें होंगी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस वगैरह, ये क्या है इसको भी हम देखते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इस एग्जाम्पल को जहन में रखना और नोट्स जो है वो साथ साथ लेते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब एसिड की डेफिनेशन तो इन्होंने दे दी, बेस की डेफिनेशन भी दे दी। एसिड बेस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एक बात एसिड की हो गई, बेस की हो गई, फिर उन्होंने एसिड बेस रिएक्शन का भी बताया कि एसिड बेस रिएक्शन होता क्या है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which one species donate proton या वन स्पीशीज, हम इसको ख़त्म करके एसिड बोल देते हैं डायरेक्ट ही, एसिड डोनेट प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन की डेफिनेशन। एसिड बेस रिएक्शन क्या है, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड donates a proton and a base accepts that proton, this is called acid base reaction। तो 3 चीज़ें इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर दी हैं। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये प्रोटॉन डोनेट करने वाले, अब इसमें मज़ीद आगे बातें होंगी,
अब जो यहाँ पर आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़रा आप उसको भी देख लेते हैं, बुक की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, ताकि आपको समझ के उस डेफिनेशन को याद करने में आसानी हो जाए। ये आपकी बुक के पेज नंबर 165 पर, मेरे पास ओल्ड बुक है, आपके पास थोड़ी न्यू बुक होगी जिसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है। यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, देखें मैं पढ़ देता हूँ, पूरी डेफिनेशन तो लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि इस थ्योरी के मुताबिक क्या है। एसिड इज़ अ स्पीशीज़ विच टेंड्स टू डोनेट अ प्रोटॉन प्रोटोजेनिक, यानी कि उसने एसिड को क्या नाम दिया है, एसिड को उसने एक और नाम दिया है प्रोटोजेनिक, यानी कि एसिड जो है वो प्रोटोजेनिक होगा, मतलब प्रोटॉन डोनेट करने वाला होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, वेयर एज बेस इज अ स्पीशीज दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन प्रोटोफिलिक, यानी कि बेस की बात कर रहा है कि बेस क्या है, प्रोटोफिलिक है। प्रोटोफिलिक मतलब ये एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है भाई। आगे फिर बोल रहा है फर्दर एन एसिड बेस रिएक्शन, फिर एसिड बेस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। एसिड की डेफिनेशन हो गई, बेस की डेफिनेशन हो गई, फिर एसिड बेस रिएक्शन के बारे में कहता है एसिड बेस रिएक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन क्या है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोटॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक एसिड से बेस की तरफ, ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लें आप, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एसिड्स जो हैं आरहेनियस थ्योरी से, अब यहाँ एक और फ़र्क निकलता है ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी का। वो क्या फ़र्क निकलता है क्लियरली, आरहेनियस ने मॉलिक्यूल्स को सिर्फ फोकस किया था, उसने आइंस को फोकस नहीं किया था कि, लेकिन ब्रोंस्टेड एंड लोवरी थ्योरी जो है वो ये मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आइंस को भी एसिड बताती है जी, बोलती है कि सिर्फ मॉलिक्यूल ही एसिड नहीं होंगे बल्कि आइंस भी एसिड हो सकते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल ही बेस नहीं होंगे, आइंस भी जो है वो बेस हो सकते हैं। क्या क्या इसने नाम बताएं, देखें यहाँ पर इसने लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल्स में एसिड में HCl, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये भी एसिड है, हाइड्रोजन जो है वो ये दे सकता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर सकता है। वाटर जी, वाटर भी एसिड है, वाटर भी इस डेफिनेशन में आ गया ना, ये भी हाइड्रोजन आयन दे सकता है ना, तो वाटर भी एसिड हो गया इस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोनियम आयन, अब आयन्स आ गए, हाइड्रोनियम आयन ये भी जो है वो एसिड है, हाइड्रोनियम आयन। और अमोनियम आयन जो है ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एसिड है। देखें कितने एसिड बन गए, ये मॉलिक्यूलर एसिड है, ये आयोनिक एसिड्स हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम बेस को देखें तो बेस में भी इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हैं और आयंस भी जो है वो बेस है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास अमोनिया आ जाता है, ये भी बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है। वाटर जो है ये भी बेस है जी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, अभी मैंने दिखाया था ना आपको। ये हाइड्रोजन आयन जो है एक्सेप्ट कर सकता है, कैसे एक्सेप्ट कर सकता है ये देख लीजिए। हाइड्रोजन आयन जब वाटर के मॉलिक्यूल के पास ही आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल खुद भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, OH आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह से ये हाइड्रोजन का आयन यानी कि प्रोटॉन आ रहा है, या किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से ही वो H2O का मॉलिक्यूल जो है वो खुद टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही हाइड्रोजन आयन इस मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से जो पैदा हुआ है, यही हाइड्रोजन आयन यहाँ आएगा जब, तो ये इसके साथ मिल के हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, क्योंकि इसने अब इस केस के अंदर एक्सेप्ट किया है इस हाइड्रोजन आयन को, इसलिए ये एक्सेप्ट करने वाला क्या हुआ, ये बेस कहलाया। और क्यों एक्सेप्ट किया इसने, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन की तरह एक जो है वो लोन पेयर, बल्कि दो लोन पेयर हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास
दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी बना के दिखाऊं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट रूल के मुताबिक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल के अंदर सबसे पहले टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इनको रखा हमने, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। अब एक किसी के साथ भी किसी को भी पेयरिंग कर दें, ये मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अगर इस शेल के अंदर देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हैं, ये लॉन पेयर है। तो 2 लॉन पेयर यहाँ पर मौजूद हैं। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इन दो में से किसी के साथ भी आके एडजस्ट हो जाएगा और उसके नतीजे में ये H2O क्या बन जाएगा, H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इस डेफिनेशन के मुताबिक वाटर जो है वो बेस भी है। और यहाँ से देखें वाटर जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला है, प्रोटॉन प्रोड्यूस करने वाला है, प्रोटॉन डोनेट करने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर एसिड भी है। ठीक है, तो ये वाटर भी जो है ये क्या है, ये बेस है। हाइड्रोक्साइड आयन ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है। इसी को देख लें आप, ये वाटर से ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स जो अलग हुए हैं ये दोबारा मिल भी सकते हैं और दोबारा मिल के ये वाटर बना सकते हैं और करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक्सेप्ट कर सकता है इस हाइड्रोजन आयन को, इस प्रोटॉन को। और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो वही थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये OH आयन जो है, जो इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए OH आयन जो है ये भी बेस कहलाया। ठीक है भाई। और क्या है, इसी तरह वो आगे बता रहा है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है ये भी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे एक्सेप्ट कर सकता है ये, इसके लिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें। आप इसको पानी में जब डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो इससे हाइड्रोजन आयन्स रिलीज़ होंगे और क्लोराइड आयन्स रिलीज़ होंगे। ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, और होता है, रिवर्स होता है ये। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए हैं, प्रोटॉन उसने प्रोड्यूस किए हैं, प्रोटॉन डोनेट किए हैं, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाया। ठीक है, और ये क्यों बेस कहलाएगा, क्योंकि ये दोबारा इस प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है और करता है। तो जैसे ही ये इसको एक्सेप्ट करेगा दोबारा ये क्या बन जाएगा, HCl। तो ये बनेगा क्या, ये तो हमारा हेडेक नहीं है, लेकिन इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट तो किया ना। और डेफिनेशन ये बताती है कि जो हाइड्रोजन आयन को यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये क्लोराइड आयन भी बेस कहलाया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक अलग बात है कि इनका नाम हम दूसरा रखेंगे, वो अभी हम देखते हैं, अगला टॉपिक उसी पे है। अच्छा, उसके अलावा ये कार्बोनेट आयन जो है ये भी बेस है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस है, इसको भी देख लें आप ज़रा। ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी हैं क्योंकि आगे केमिकल रिएक्शंस इन्हीं के ऊपर बेस करते हैं। अब ये कार्बोनेट आयन जो है ये कैसे बेस है, इसलिए कार्बोनेट आयन को पहले ये बना कैसे है इसको आप देख लें। ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाएगा इस तरह से। ठीक है, यही कार्बोनेट आयन जो है अगर इसी पानी के अंदर, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने पानी में डाला है ना, इसी के अंदर हम कोई एसिड वगैरह डाल देते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ये हाइड्रोजन आयन इसके पास चले जाएंगे और एक नहीं 2 हाइड्रोजन आयन इसके पास जा सकते हैं। ये 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, प्लस नहीं है, ये +1 है, ये प्लस नहीं है, ये +1 है। मैंने पूरी 15-16 वीडियोस की बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने बनाई है। सारी वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं। आपकी अगर मैथमेटिक्स की अच्छी बेस नहीं है तो आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से सारे जो है वो आप पार्ट देखें। ठीक है, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए।
तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कोई भी साइन बगैर नंबर के नहीं होता, और अगर कोई साइन आपको नज़र आ रहा है प्लस या माइनस अकेला, तो उसके साथ 1 लाजमी है। तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस नहीं है बल्कि +1 है, ये भी +1 है, ये -2 है। सिंपल मैथमेटिक्स से कि अगर ये -2 है तो +1 +1 ये क्या होगा, -2 +2 हो जाएगा, और -2 +2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको, और ये कैंसिलेशन का ही प्रोसेस होता है न्यूट्रल होने के लिए। एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल उसको कहते हैं जिसमें ना पॉजिटिविटी होती है ना नेगेटिविटी होती है। और ये कब होता है, यहाँ पर ये आयन है, इसमें नेगेटिविटी है -2, तो ये +1 +1 दो हाइड्रोजन आयन ये एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाएगा, H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्बोनेट आयन ने क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना है, इस बहस को छोड़ें, लेकिन इसने एक्सेप्ट तो किया है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये भी हमारे पास बेस है। ठीक है भाई, कार्बोनेट का भी मैंने बता दिया। कार्बोनेट आयन किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और क्या है, और ये ब्रोंस्टेड लोवरी ये कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अब ये बेस कैसे है, इसके लिए फिर आपको मुझे ये बना के दिखाना पड़ेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप जब इसको पानी में डालेंगे, H2 दो हाइड्रोजन है, तो एग्जैक्टली इससे अभी फ़िलहाल एक ही हाइड्रोजन दिखाते हैं आपको, HSO4। ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहलाता है। हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन बनेगा। हाइड्रोजन अलग हो गया, ये -1 है, ये +1 है, तो ये दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन अलग हो गया, एक इसके साथ ही है, लेकिन ये आयन की शक्ल में आ गया। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, और रिवर्स होता है कि यही हाइड्रोजन आयन दोबारा इसके साथ मिल सकता है। तो जब ये हाइड्रोजन आयन दोबारा इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, दोबारा H2SO4। और ये भी होता है कि यहाँ एक हाइड्रोजन अभी पड़ा हुआ है, तो ये एक हाइड्रोजन जो है इससे मज़ीद अलग हो सकता है, और ये बन जाएगा सल्फेट आयन, -2 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तो हम इसी को देखेंगे यहाँ पर। ये तो ये जो है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है, वही हाइड्रोजन आयन, वही प्रोटॉन जो कि इसी से निकला, इसी को लेके दोबारा H2SO4 बन सकता है। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये भी क्या है, ये बेस है। इसका नाम देख लें, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, नोट कर लें। अभी जो सारी केमिस्ट्री चलेगी वो आयंस की दुनिया में चलेगी भाई, इसलिए आपको ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी होगी। अब और आगे इसने क्या बात बोली, प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। प्रोटॉन अगला टॉपिक आपका बुक में देखें तो पेज नंबर 166 पे मौजूद है। प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर हो तो चुका, आपने बता दिया है कि भाई एसिड इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोटॉन डोनेट करने वाले हैं, और बेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। और इन दोनों का एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन कहलाता है। ये बात आप बता चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें ऐसी थी जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप इसको पानी में डालते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, H3O+। ठीक है, और वो डेफिनेशन याद रखिएगा, प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करने वाला। ये जब पानी में डालेंगे ना, तो ये पानी में जाने के बाद क्या करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये प्रोटॉन, ये क्या करेंगे, इस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या ये हाइड्रोनियम आयन जो बना है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन।
ये जो हाइड्रोनियम आयन अब बना है, क्या ये जो इसने हाइड्रोजन आयन लिया है, जो प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट किया है इसने, ठीक है, तो क्या ये दोबारा जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं कर सकता क्या? सोचने की बात है ना। इसने जो हाइड्रोजन आयन लिया है, जो प्रोटॉन लिया है इसने, तो जिसके नतीजे में ये हाइड्रोनियम आयन बना है, ये पहले क्या था? ये हाइड्रोनियम आयन, ये पहले वाटर था। इसी के पास ये जो ऑक्सीजन था, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अभी बताया था ना मैंने। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकला है, ये रहा, और ये निकल के इसके पास गया है, और इसको क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना दिया। क्या आप दोबारा इससे हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, अलग हो सकता है और होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इससे हाइड्रोजन आयन अलग हो सकता है, मतलब ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला हो गया, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करने वाला हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसी स्पीशीज़ को, ऐसे केमिकल को जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन जो है वो डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन देने वाला हो, क्या कहते हैं हम? एसिड कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये भी क्या है? ये एसिड है। लेकिन इस एसिड को अब हम एक और नाम देंगे, जुड़वां एसिड। क्या नाम देंगे? जुड़वां एसिड। देखें, जुड़वां बच्चे मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो एसिड है, ये तो एसिड ही कहलाएगा सिंपली, लेकिन इसी एसिड से ये एक और एसिड बन रहा है, इसका जुड़वां भाई बन रहा है हाइड्रोनियम आयन। इस एसिड को हम एक और नाम देंगे, इसको हम देंगे, कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर इसको देखते हैं, यहाँ पर ये क्लोराइड आयन जो है, बेस क्या कहलाता है? बेस वो है जो कि एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को। तो क्या ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता? कर सकता है ना। कोई कहीं से भी कोई हाइड्रोजन आयन आ रहा है, क्या ये क्लोराइड आयन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता? कर सकता है भाई। इसके नतीजे में क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बनेगा। लेकिन क्या बनता है उससे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि क्या ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा फिर? ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। लेकिन अब इस बेस को हम एक और नाम देंगे, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेट बेस। अब आपके जहन में फ़ौरन बात आएगी, सर जुड़वां का सिस्टम है, ये जुड़वां एसिड हो गया, तो इसका एसिड तो यहाँ पर मौजूद है। अगर ये जुड़वां बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका फिर एक्चुअल बेस भी तो कोई होगा। वो कौन है? वो कहाँ है? क्या बताऊँ अब आपको वो बेस कौन सा है? ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका जुड़वां वाला कौन सा होगा? एक्चुअल बेस कौन सा होगा? ये क्या है? हाँ, अब आप देख रहे हैं। तो जुड़वां का कॉन्सेप्ट पूरा वो नहीं है जो कि आप एग्जैक्ट ले रहे हैं। कभी कभी उल्टा सिस्टम भी हो जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है, इसको मैं बेस ही अगर नाम दे दूं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो बेस अगर नाम दे दूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका मतलब इसका एक्चुअल बेस भी तो कोई है। लेकिन क्या वो ऐसा ही होगा जैसे यहाँ हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, H2O के अंदर? नहीं, यहाँ पर इसने क्या किया है? क्या इसने एक्सेप्ट नहीं किया हाइड्रोजन आयन को? किया है ना। उसके नतीजे में, उसी वजह से तो ये हाइड्रोनियम आयन बना है, कॉन्जुगेट एसिड बना है, जब इसने एक्सेप्ट किया। तो अगर ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने वाला है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। और यहां पर इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये है। एक बेस ये रहा और एक बेस ये रहा। अब देखें, एंटायरली डिफरेंट है ये क्लोराइड और ये वाटर, सर पैर ही नहीं मिल रहा ना। लेकिन ये क्योंकि यहाँ बेस का किरदार अदा कर रहा है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके, इसलिए
इससे दूसरी साइड पर जो भी बेस होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। अब कंक्लूड करें। अब कंक्लूजन ये है कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास 2 एसिड हैं और 2 बेस हैं। एक एसिड लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एक एसिड राइट हैंड साइड पर है। एक बेस लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एक बेस राइट हैंड साइड पर है। समझ में आ गई बात? इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल देख लें इसकी कॉन्जुगेट एसिड बेस की। अमोनिया NH3 और वाटर। आपको पता है ये वाटर जो है इससे हाइड्रोजन आयंस भी बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी बनते हैं। यही हाइड्रोजन आयन इसके साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन बन जाएगा। इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ वीडियो के शुरू में, हम इसको देख चुके हैं कि ये अमोनियम आयन जो है वो कैसे बना है। ठीक है भाई, इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये अमोनिया क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। अब यहाँ बनेगा क्या? अब बचा क्या है यहाँ पे? वाटर में से हाइड्रोजन आयन तो इसके साथ मिलके अमोनियम आयन बन गया। वाटर से एक और चीज़ भी तो बनी थी, ये कहाँ जाएगी? ये यहीं पर नज़र आएगी, ये रही। अब इसको देखें, इसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया, ये बेस है। अब हमें इसका कॉन्जुगेट, ये बेस है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोटॉन डोनर के अंदर एक कॉन्जुगेट एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस है। अब ये हमारे पास बेस है तो इसका हमें ज़रा देखें, वहाँ पर कोई और भी बेस आपको नज़र आ रहा है वो जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता हो? क्या ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, इसने तो ऑलरेडी कर ही लिया, तो ये तो बेस हो नहीं सकता। फिर ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल, ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है वाटर, क्या इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है? बिल्कुल किया है। तो अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है तो फिर ये वाटर क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कोई और है ऐसा जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है? इस साइड पे देखते हैं, यह अमोनियम आयन, क्या ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये भी एसिड कहलाएगा। लेकिन अब ये कौन सा एसिड कहलाएगा? यह तो एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बात है कि ये कुछ जब भी हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमें दोनों साइडों पे नज़र आते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है। अगला टॉपिक जो है इसके बाद हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस है। अब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगली वीडियो के अंदर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ये क्या होते हैं ये अगली वीडियो में देखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी, लिमिटेशंस क्या है? हाँ, इसमें भी तो कोई लिमिटेशन है, तभी तो तीसरी थ्योरी आई थी, याद है ना, ल्यूविस एसिड और ल्यूविस बेस वाली थ्योरी जो इसके बाद आई। तो इसमें भी कुछ खामियां हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी के अंदर भी कुछ खामियां हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं। तो वो जो है वो अगली थ्योरी जब आगे आएगी, अगले पार्ट में तो हम अगली थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे। और ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।